डन, ठीक है। हमने क्या बोला था? वो आगे से चेयर ले लो। कल हमने क्यूब और क्यूबॉइड कर लिया, आज हम वहीं से शुरुआत नेक्स्ट स्टेप से करेंगे। सिलेंडर से शुरुआत करते हैं। सिलेंडर तुम लोगों को मालूम है क्या होता है, कैसा होता है? हाँ। वैसा कौन सा सिलेंडर होता है? ऐसा नहीं, वो तो इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बोले तो जिसका टॉप और बॉटम सर्कुलर हो, ऐसे फिजिकल शेप को सिलेंडर कहा जाता है। तो जिसका टॉप और बॉटम सर्कुलर शेप हो, गोलाकार हो, उसको हम कहते हैं सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की भी वर्टेक्स, एजेस, फेसेस होती है, पर हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है। तुम्हें याद है फेसेस, वर्टेक्स, एजेस। हाँ, इसमें कॉम्प्लेक्स है। इसमें यूलर्स फॉर्मूला डालने की कोशिश करोगे ना तो वो सेटिस्फाई नहीं होता। तो उसके हिसाब से क्या जवाब आता है वो तुम लोगों को डालना है, पर उस डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं एक सिलेंडर ले रहा हूँ। मान लो इस सिलेंडर का रेडियस r है और इस सिलेंडर की ऊंचाई h है। अच्छा, इसको समझाते वक्त मैं और एक चीज़ ध्यान में लेना चाहूँगा। अच्छा, ऊंट को ऊंचा बोलते हैं और सांप को? अच्छा, तो ऊंट को लंबा बोले और सांप को ऊंचा बोले तो चलेगा? क्यों ऐसा? हाँ, उसको ऊंचा बोल सकते हैं। एक चीज़ याद रखो, ये दोनों ही चीज़ें लंबाई को नापने के लिए ही इस्तेमाल होती है। बट जब भी लंबाई वर्टिकल हो, यानी कि ऐसे हो, तब उसको ऊंचाई बोला जाता है, और जब वो सोई हुई हो तब उसको क्या बोला जाता है? लंबाई, लेंथ। तो अगर ये सिलेंडर खड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे? हाइट। पर अगर यही सिलेंडर को मैं सुला दूं तो अब जाके इसकी हाइट को हमें क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना पड़ेगा? यहाँ तक चीजें सही जा रही है? ये हो गई लेंथ, ये हो गया रेडियस। ठीक है, तो इसी तरीके से दोनों के फॉर्मूला स्लाइटली चेंज करने चाहिए टू शो योर इंटेलिजेंस। आप होशियार हो ये दिखाने के लिए। अभी अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर को ध्यान से देखोगे तो तुम लोगों को दो तरीके की सरफेस दिखाई देगी। पहली सरफेस जो सपाट है, दूसरी सरफेस जो मुड़ी हुई है। तो यहाँ पे कितनी सपाट सरफेस है? फ्लैट। हाँ, एक देखो, एक ये नीचे है फ्लैट सरफेस और एक ये ऊपर है फ्लैट सरफेस, राइट। और ये जो आजू बाजू है वो तो फ्लैट नहीं है, तो वो कैसी है? कर्व्ड। तो यहाँ पे जो सरफेस है वो है कर्व्ड सरफेस। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके। ये फ्लैट सरफेस ऊपर और फ्लैट सरफेस नीचे जो है, उसका आकार कौन सा है? शेप कौन सा है? सर्कल। अच्छा, ऊपर और नीचे दोनों अगर फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस एरिया का फॉर्मूला तुम मुझे बता सकते हो? फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? टॉप फेस प्लस बॉटम फेस, हाँ या ना? अच्छा, टॉप फेस भी सर्कल है, बॉटम फेस भी सर्कल है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया हमें? फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। सब प्रेजेंट हो ना? ठीक है। अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए तो यहाँ पे छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया हम ऐसे तो नापना नहीं जानते।
पर मान लो मैं आपको एक कैंची दे देता हूँ और उस कैंची के सहारे आपको इस सिलेंडर को काट देना है। क्या करना है? इस सिलेंडर को काट देना है। जब आप इस सिलेंडर को काट दोगे और खोल दोगे तो आपको कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। इसको काटने के बाद, अनफोल्ड करने के बाद, किसी के पास पेज पड़ा है खाली तो दो, तो मैं समझा। ये रुको, यहाँ पे है, देखो ये पेज है। ओके, इस पेज को अगर मैं मोड़ देता हूँ तो यहाँ पे एक शेप क्रिएट हो रहा है जो कि सिलेंडर से मिलता जुलता है। अभी ये जो सिलेंडर है इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल करूँगा, होलो सिलेंडर। कैसा? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय होलो? खोखला। ये अंदर से पूरा खाली है, इसमें कोई वजन नहीं है। तो ये होलो सिलेंडर का टॉप और बॉटम मिसिंग है, राइट? अगर इस होलो सिलेंडर को मैं काट देता हूँ कैंची से और अगर उसको मैं अनफोल्ड कर देता हूँ तो ये कौन सा फेस है, कौन सा शेप है? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है जानते हो क्या? L इंटू बी। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल मिल रहा है तो ये मान लो कि लेंथ है और ये मान लो कि ब्रेड्थ है। अच्छा, लेंथ कितनी होगी, ये कितना होगा वो तो हमें मालूम नहीं है, तो गैस कर सकते हो? तो चलो फिर से कागज़ ले लो। इस कागज़ को जब मैं फोल्ड कर रहा हूँ तो एक होलो सिलेंडर बन रहा है। ये होलो सिलेंडर का ये जो ऊपर की बाउंड्री है वो क्या है? ये जो बाउंड्री है सर्कल की उसको क्या कहते हैं? और दूसरा वर्ड सर्कल के लिए सरकमफेरेंस। अगर मैं इसको काट के खोल भी दूं तो ये जो लंबाई है वो उतनी की उतनी रहेगी या बढ़ेगी या कम होगी? तो अगर ये सरकमफेरेंस है तो खोलने के बाद ये क्या रहेगा? सरकमफेरेंस ही रहेगा ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब सिलेंडर को मैंने खोल दिया और जब ये लंबाई में कन्वर्ट हो गया तो वो लंबाई और कुछ नहीं बल्कि सरकमफेरेंस है। और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये है 2 पाई आर। क्लियर? अभी फिर से सिलेंडर को पकड़ लो। सिलेंडर को जब मैंने मोड़ा हुआ था, हाँ, तो ये चीज क्या है? हाइट। और ऐसे करो तो लेंथ। तो ये जो हाइट है वो सिलेंडर को काटने के बाद उतनी की उतनी रहेगी या कम ज़्यादा हो जाएगी? तो यहाँ पे जो ब्रेड्थ आप कंसिडर कर रहे हो वो और कुछ नहीं बल्कि हाइट है, हाँ या ना? तो ये जो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया था उसको खोलने के बाद फ्लैट सरफेस एरिया हो गया, बट है तो वो कर्व्ड ही, क्योंकि उसके डायमेंशन में बदलाव नहीं हुआ है, नाप बदले नहीं गए हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू फ्लैट सरफेस एरिया, हाँ या ना? तो अगर मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ अनफोल्डेड रेक्टेंगल, हाँ या ना? सर जी, हाँ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 2 पाई आर। और ब्रेड्थ कितनी है? हाइट। तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच। समझ में आ गया? फंसा हो गया, कसा हो गया। अब टसा। टसा का फॉर्मूला जानते हो क्या? टसा ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट? फंसा कसा, एफ एस ए प्लस सी एस ए। फंसा कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। कसा कितना है? 2 पाई आर एच। ऐसा कुछ है जो दोनों के पास है? 2 है, 2 है।
पाई है, पाई भी है, आर एक है, तो यहाँ पे मैं 2 पाई आर को अगर बाहर निकाल दूँ तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा आर प्लस एच, और यही है आपके टसा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? टसा। टसा ऑफ व्हाट? सिलेंडर। अभी आपके दिमाग को थोड़ा सा खराब किया जाए, अगर इस सिलेंडर का ऊपर वाला ढक्कन ना हो तो इसका टसा कितना होगा? अगर इस सिलेंडर का ऊपर वाला ढक्कन ना हो तो इसका टसा कितना होगा? मुझे जोड़ के बताओगे तो भी चलेगा। 2 pi r square h पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, राइट। देखो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और 2 पाई आर एच, अगर दोनों ही ना हो, ढक्कन भी ना हो और वो पतीले का नीचे का हिस्सा भी ना हो, तो इसका टसा क्या होगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अगर नहीं, वो तो केस बोल नहीं सकते। हाँ, वो तो गिर जाएंगे। मैं बोलने वाला था कि इसका वो हाँ कर्व्ड ऐसा ना हो तो ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगी ना, तो वो केस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग समझदार ही हो। अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं लसा की। किसकी बात करते हैं? हाँ, लेटरल सरफेस एरिया। तो तुम मुझे इस सिचुएशन में परिस्थिति 1 और परिस्थिति 2, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2, पहली सिचुएशन में लसा बता सकते हो क्या? लसा ऑफ 1। लसा माने क्या? खड़ी दीवार का एरिया। लसा माने क्या? खड़ी दीवार का एरिया, वर्टिकल वॉल एरिया। तो इस सिलेंडर में खड़ी हुई दीवारें यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? वेरी नाइस। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिचुएशन 2, जहां पे हमारा सिलेंडर सो गया है, तो सोई हुई परिस्थिति में खड़ी हुई दीवारें कौन कौन सी है? राइट। तो इसमें लसा कौन सा है? वेरी नाइस, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब फसा कसा टसा जो है उसका फॉर्मूला तो सेट हो जाता है, उसको आप रट्टा मार सकते हो, बट लसा रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ कैसी रहती है, उसके हिसाब से आप उसका लसा डिसाइड कर सकते हो। लसा का मतलब होता है वर्टिकल वॉल एरिया। अगर इसी सिलेंडर को मैं ऐसा रख दूं, कैसा रख दूं? ऐसा, तो इसका लसा कितना होगा? इसमें कोई खड़ी दीवारें हैं? 0। इसमें वर्टिकल वॉल कहाँ दिख रही है आप लोगों को? वर्टिकल यानी कि सीधी, इसको हम वर्टिकल वॉल बोल सकते हैं। पर अगर ये गिर जाए तो वो टेढ़ी हो जाएगी, वो स्लैंट कैटेगरी में चली जाएगी, तो वो वर्टिकल नहीं है। और अगर वर्टिकल नहीं है तो लसा नहीं है। अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? पक्का? तो लसा किसका होता है? जिसमें वर्टिकल वॉल अवेलेबल हो। अदरवाइज यहाँ तक चीज़ें क्लियर? पक्का? फसा, लसा, कसा, ये सब कुछ हो गया। अभी किसी के पास चिल्लर पड़ा हुआ है? 1-1 रुपये, 2-2 रुपये, कुछ भी तो दो मेरे को। हाँ, मंदिर वाली फीलिंग आ रही। जिसने जितना दिया वो याद रखना, 1-1 रुपया तुमने 2 दिए। हाँ, तुमने 2 दिए, याद रखना बस। और है? नहीं तो मैं मैम से मांगता हूँ। ये फिर से तुमने, हाँ वाह, है अभी? और ठीक है, अभी मैं इसकी बात करता हूँ। मान लो मेरे पास ये कॉइन है, इसका शेप कौन सा है? क्या बात? सिलेंडर। हाँ सर मोटा होता है ना, राइट, तुम्हारी बात सही है। एकदम चपटा भी नहीं होता सर। हाँ, एकदम चपटा नहीं है। एक्चुअली हर सर्कुलर चीज सिलेंडर है अगर माइक्रोन लेवल पे देखा जाए तो, ठीक है। पर फिलहाल उसको हम अपनी बुद्धि से थोड़ा बाहर रख के इसको कंसिडर करते हैं कि ये क्या है? सर्कल। इसका एरिया क्या होगा? वाह, वेरी नाइस। अच्छा, इसके ऊपर अगर मैं दूसरा सिक्का रखूं
तो अभी ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, इसके ऊपर अगर मैं और एक सिक्का रख दूं, और एक रख दो, और एक रख दो, और एक रख दो, और एक रख दो, और ऐसे करते करते मैं h सिक्के रखूं, कितने रखूं, h नंबर ऑफ कॉइन्स मैं इसके ऊपर सेट करता जाऊं, तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h। और ये शेप कौन सा हो गया, सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, यानी कि बेस मल्टीप्लाई h। अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे देंगे जिसमें बेस एरिया दे देंगे और वॉल्यूम दे देंगे और आपको बोलेंगे आपको इसकी हाइट ढूंढनी है। तो एक और फॉर्मूला आपको नोट डाउन करवा देता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड यूनिवर्सल, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट ऑफ सॉलिड। इस चीज को आप हमेशा याद रखें। अच्छा, तो अगर ये एनी सॉलिड है तो क्या मैंने क्यूब का वॉल्यूम भी ऐसे ही निकाला होगा। क्यूब का बेस याद करो, क्यूब का बेस याद करो। क्यूब का बेस क्या था, एल स्क्वायर, स्क्वायर था ना नीचे, और हाइट कितनी थी, एल, तो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल, एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अभी क्यूबॉइड को याद करो, क्यूबॉइड का बेस क्या था, एल बी, एल बी, तो एल बी एल बी एल बी एल बी एल बी हम कहाँ तक गए थे, एच तक, तो उसका वॉल्यूम याद करो, एल बी एच। याद आया? तो ये सिक्के बांट दो गरीबों में, जिस जिसके थे वो। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो बताओ, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो बताओ। है कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं समझ में आए? इसके अलावा और एक भी है, होलो सिलेंडर का भी वॉल्यूम और सरफेस एरिया सब कुछ आता है, पर उसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे ना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी नहीं करते, उसको शुरू ही रहने दो, आप लिखो, मैं बोलूँ तब पॉज कर देना। पर अभी याद है, इसीलिए हर साल पढ़ाना पड़ता है, हर साल पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चे हो ना, आपको पहली बार में थोड़ी याद रह जाएगा। छूट रहा एक सोचा था स्टॉक मार्केट के अंदर हमने 1 रुपए दिए इन्वेस्ट किया था और वापस आ गए। ले ये दे रही ये मेरे पास 4 रुपए हो जाएगा तो 1 रुपए क्या करूं इसका। ये इसको देख के याद आ रहा है, माई सिचुएशन आफ्टर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने के बाद हमारी हालत। हाँ लिख ही लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट हो तो। ठीक है, लिख लो, ये अच्छा है, मैं खुद ही पॉज कर सकता हूँ। पूछ दो। हाँ 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 हाँ, बहुत, लिटरली बहुत। हाँ, पहली देखी, मुझे दूसरी का इंटरेस्ट नहीं जमा, मनी हाइस्ट। तुम लोगों ने दोनों देखी? मैंने एक भी नहीं देखी, देखनी है इसलिए पूछ रहा हूँ कैसी है, देख लेना। हाँ, मतलब जितनी उम्मीदें लेके मैं देखने बैठा था, ऐसा कुछ मुझे खास नहीं लगा। हाँ,
एक चोरी को उन्होंने 10 एपिसोड में खींचा है बस। हाँ, पर स्टेडी है। स्टेडी मतलब इतना स्लो होने के बावजूद भी आपका इंटरेस्ट बना रहता है। ऐसी ही मैंने वो देखी थी, वो ये ज़ॉम्बी वाली, ऑल ऑफ अस आर डेड। ऑल ऑफ अस आर डेड बहुत अच्छी है। वो कितनी स्लो है पता है ना, हाँ पर फिर भी तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड देखने का मन करता है। तो अच्छा, ए बाकी नहीं ना कोई? ये लिंक है हाँ ठीक है, उसकी बात करते हैं जो आप सुबह शाम दिन रात पेट भर के खाना खाने के बाद खाने के बारे में सोचते हो। आइसक्रीम, कोन। कोन की बात करते हैं तो ये कोन मैंने बना दिया है। मान लो कि ये जो कोन है उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे हाइट। क्या कहेंगे? हाइट। अच्छा, कोन के नीचे एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक के डिस्टेंस को हम रेडियस कहेंगे। और यहाँ पे नीचे सरकमफेरेंस से लेके ऊपर वर्टेक्स तक ज्वाइन होने वाली लाइन को हम स्लैंट लेंथ कहेंगे। कौन सी लेंथ? स्लैंट। स्लैंट का मतलब क्या होता है? टेढ़ी। हाँ, टेढ़ा है पर मेरा है। स्लैंट लेंथ। अच्छा, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में दे देंगे स्लैंट हाइट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक्चुअली स्लैंट लेंथ ही है। ये हो गई हमारी हाइट और ये हो गया हमारा रेडियस। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? ओके। अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी तुम लोगों को दो तरीके की सरफेस देखने को मिलेगी। नीचे वाली सरफेस फ्लैट है, जबकि ऊपर वाली सरफेस कर्व्ड है। हाँ या ना? तो अगर फ्लैट सरफेस इसमें देखो तो उसका शेप कौन सा है? इसमें जो नीचे वाला है, अगर मैं आपको ऐसे उल्टा करके दिखाऊं तो आपको कौन सा शेप दिखेगा? और सर्कल का एरिया क्या है? तो क्या मैं ऐसे बोलूं, फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है। एरिया ऑफ बॉटम। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसको बाय हार्ट करना पड़ेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। क्या है? पाई आर एल, जहाँ पे आर रेडियस है और एल जो है वो स्लैंट लेंथ है, यानी कि टेढ़ी वाली। कभी कभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस में आपको एल नहीं दिया होगा, आपको हाइट और रेडियस दिया हुआ होगा, तो एल कैसे ढूंढे? मान लो सिर्फ हाइट है आपके पास और रेडियस है,
एल नहीं है तो उसको कैसे ढूंढोगे? तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे एक छुपा हुआ राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखेगा। कहाँ? राइट एंगल ट्राइंगल से एल को निकालने के लिए हमने ताज़ा एक थियरम सीखा था, पाइथागोरस थियरम। तो अगर मुझे एल ढूंढना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला के मदद से जो भी मिसिंग चीज़ हो आप ढूंढ सकते हो। मान लो कि एच और आर दिया हो तो एल ढूंढ सकते हो, एच और एल दिया हुआ हो तो आर ढूंढ सकते हो, आर और एल दिया हुआ हो तो एच ढूंढ सकते हो। एक ही फॉर्मूला से मिसिंग चीज़ ढूंढी जा सकती है। बट शर्त यह है कि तीनों में से दो मौजूद होने चाहिए, एक ही मिसिंग होनी चाहिए। एक मौजूद है और दो मिसिंग है तो नहीं हो सकता। हो कि वहाँ हो घर पे वो ऐसे ही खोया हुआ है नहीं। ठीक है, अगर मुझे टीए से निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो मैं कैसे निकालूं? हाँ, टसा माने क्या? टसा ऑफ कोन माने क्या? फसा प्लस कसा। सही है ना कि गलत लिख रहा हूँ? सही है। हाँ, फसा कितना है और कसा कितना है? ऐसा कुछ है जो दोनों के पास हो? पाई आर को अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो बचेगा क्या? प्लस एल। तो ये हो गया टसा ऑफ कोन। क्या हो गया? टसा ऑफ कोन। अगर इस कोन में नीचे वाला ढक्कन ना हो तो टसा क्या होगा? पाई आर एल, क्योंकि नीचे वाला है ही नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? पक्का? ओके। इसका लसा कितना होगा? वेरी नाइस। लसा ऑफ कोन विल ऑलवेज बी जीरो। काहे? क्योंकि अगर ऐसे रख रहे हो तो कोई सीधी दीवार दिख रही है क्या? और अगर इसको टुक करके गिरा दो ऐसे, ठीक है, कैसे? हाँ, तो भी कोई वर्टिकल वॉल है? तो जिसकी वर्टिकल वॉल है ही नहीं उसका लसा होगा ही नहीं। वर्टिकल वॉल यानी कि परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। जैसे कि ये 90 डिग्री है, प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो पता चल जाएगा। तो इसमें लसा होना इम्पॉसिबल है। यहाँ तक चीज़ें सही जा रही है? ओके। अभी वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ याद रखो कि एक सिलेंडर जिसका रेडियस r हो और ऊंचाई h हो तो उसके अंदर 3 कोन को डाल सकते हो जिसका रेडियस r हो और ऊंचाई h हो। वेरी नाइस। 3 कोन के बराबर एक सिलेंडर होता है। फिर से 3 कोन के बराबर एक सिलेंडर होता है। फिर से 3 कोन के बराबर एक सिलेंडर होता है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? वॉल्यूम ऑफ 3 कोन्स, 3 कोन के बराबर एक सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन डाल सकते हो फिट टू फिट। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? हाँ या ना? और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो तुम लोग जानते हो ना, सिक्के के ऊपर सिक्का, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ कोन। सही जा रहा हूं? पक्का? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। वो तो बताओ। अच्छा चलो, एक एडिशनल चीज है मैं आपको बता देता हूं। कोन हो या सिलेंडर हो वो 3 किस्म के होते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है बट कभी कभी ना आप बुक में एक वर्ड सुनते हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कौन सा वर्ड आप सुनते हो? राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये वर्ड आप सुनते हो तो तब जाके हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमने सिलेंडर सुना था, इसके आगे के जो सरनेम और वो है वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, सर्कुलर का मतलब होता है सर्कल,
और सिलेंडर तो आप जानते ही हो। तो जब सिलेंडर जमीन के साथ 90 डिग्री कोण पे बन रहा हो, कैसा 90 डिग्री, यानी कि ये जो एक्सिस है ना और ये जो रेडियस है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो, तब जाके इस सिलेंडर को राइट यानी कि 90 डिग्री सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। तो आप बोलते हो सर सर्कुलर के अलावा भी सिलेंडर आते हैं? हाँ, पैराबोलिक सिलेंडर भी आता है, इलिप्टिकल सिलेंडर भी आता है। इलिप्टिकल सिलेंडर मतलब वो सर्कल को दबा दो ना समझाता हूँ क्या हुआ। सच बताऊंगा तो दुखी हो जाओगे। इसलिए तो इनको मैं अभी से करवा रहा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कहीं पे भी पढ़ाई करो। पर ठीक है, जो बीत गया वो बीत गया। चलो, अभी अगर इस सिलेंडर को तुम लोग देखो तो ये ठीक ठाक सर्कल दिख रहा है, पर अगर मैं इस सिलेंडर को दबा दूं तो आपको जो शेप दिख रहा है ये है तो सिलेंडर ही, क्योंकि ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों सेम ही है। बट यहाँ पे सर्कल नहीं है, यहाँ पे इलिप्स है। कौन सा है? इलिप्स। तो ये जो है वो राइट इलिप्टिकल सिलेंडर है। राइट कौन सा सिलेंडर है? राइट इलिप्टिकल सिलेंडर। उसी तरीके से जैसे जैसे शेप चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे उसके नाम भी बदल जाते हैं। अभी ये तो हो गई शेप की बात। अगर एंगल को भी बदल दिया जाए तो सिलेंडर चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो रेडियस और स्लैंट हाइट, क्या रेडियस और स्लैंट हाइट के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका नाम गेस कर सकते हो? एक्यूट सिलेंडर। ये है एक्यूट सर्कुलर सिलेंडर। अगर यही चीज इस तरफ हो यानी कि ऐसा सिलेंडर हो, वेरी नाइस, ऐसे, तो ये हो गया ऑब्ट्यूस। समझ में आ रहा है? पर ये चीज़ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नहीं है। बट हाँ, जब भी कुछ पढ़ो तो समझ के पढ़ो। बिना समझ के पढ़ाई अगर कर भी लेते हो तो उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो एक्साइटमेंट ही ना दे। जब पढ़ाई करो ना तब एक्साइटमेंट हो, ये ऐसा होता है, तब जाके उस पढ़ाई का कोई सेंस बनता है। पर ऐसी ही चीज़ है, हाँ इसको पढ़ लेंगे हम, पास हो जाएंगे, ठीक है, डिग्री मिल जाएगी, तो ये सारा वेस्ट है। आप पढ़ लोगे, पास भी हो जाओगे, बट फ्यूचर में ना ऊपर नहीं जा पाओगे, गधे के गधे ही रहोगे। मतलब ये नहीं है अभी गधे हो, पर हाँ, जो भी पढ़ो समझ के पढ़ो। अभी इस चीज़ में डाउट होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ही आपके सिलेबस में है, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। बट इसका एरिया निकालना भी कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से निकाल सकते हो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? लिख लो। ये वो घूमेगा तो फुल घूमेगा, नहीं तो सीधा वो हाँ देखो अभी भी सेम ही घूम रहा है। इसके मिनिमम स्पीड ये है, नहीं घूमेगा वो उतना ही घूमता है जितना कहान अभी प्रेजेंट है क्लास में। ऐसे लगेगा कि पंखा है पर हवा नहीं आएगी।
फिफ्थ। हाँ जी, 5:15 घड़ी है तुम्हारे पास, क्योंकि उसमें तो घड़ी चल रही है। हाँ, तो 5:15 पे चले जाना। पर अभी वो स्टार्ट हो गया तुम्हारा स्पोर्ट्स। अभी तो 4 बजे भी हो नहीं, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। पर मैं जब भी स्पोर्ट्स के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे धोनी ही दिमाग में आता है, क्योंकि बहुत पढ़ा लिखा है और स्पोर्ट्समैन भी है। क्या हुआ? नहीं, दोनों चीज़ें बैलेंस करना। सर आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? कबड्डी, लिटरली मैं तो बहुत अच्छा खेलता था कबड्डी। कबड्डी और हाँ, कबड्डी वो पता नहीं है मुझे। मतलब वही खेलते थे, उसके क्या प्लेयर? मैं कबड्डी और हाई जंप में बहुत अच्छा था। कबड्डी भी अच्छा खेलता था, हाई जंप भी बहुत मज़ा आता था। मैं तो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। अगर मैं मेरी बात करूं बचपन की, तो हमारे बचपन में 90s में एक शो आता था दूरदर्शन के ऊपर, शक्तिमान। तो शक्तिमान का जब गाना चलता था ना, ये आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, फूलों में जल सकती है, कुछ तो कर सकती है, ये आदमी नहीं है, ऐसा कुछ है। कहलाया वो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। तो वो जब गाना चलता था तब शक्तिमान ऐसे खड़ा हो जाता था और उसके आसपास ना रिंग बनने लगते थे। क्या बनने लगते थे? रिंग। तो उस टाइम पे तो मेरे ध्यान में नहीं आया, पर मैंने जब वो कैलकुलेट किया तो वो हमेशा 4 रिंग बनती थी। और वो 4 रिंग कैसे पता है? एक ऐसी वर्टिकल रिंग, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल रिंग, एक इस तरफ स्लैंट रिंग और एक इस तरफ स्लैंट रिंग। ऐसे ऐसे समझो, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों साथ में। तो ऐसी 4 रिंग बनती थी। तो उस टाइम पे तो मेरे ध्यान में कुछ आया नहीं कि ये क्या है, कैसा है। पर जैसे जैसे बड़ा होता गया, इंजीनियरिंग में चला गया, तब मुझे पता चला कि ये जो 4 रिंग है वो स्फीयर कवर करते हैं। क्या कवर करते हैं? स्फीयर। अगर मैं हमारी पृथ्वी के आसपास सैटेलाइट लॉन्च करूं और 4 सैटेलाइट लॉन्च करूं और उसको इस तरीके से सेट कर दूं कि वो एक दूसरे के साथ एंगल बना के ऐसे घूमे, तब वो पूरी पृथ्वी को कवर कर लेंगे। तो अगर मुकेश काका को अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है पूरी दुनिया में, तो उनको बस 4 सैटेलाइट चाहिए जो इस तरीके से घूमते हो। हाँ है, इधर ही रहते हैं। हाँ, तो किसी भी स्फीयर को कवर करने के लिए कितने रिंग्स चाहिए? 4। और ये रिंग कौन से शेप के होते हैं? उसका शेप कौन सा होता है? सर्कल। और सर्कल का एरिया क्या है? और यहाँ पे कितने सर्कल्स चाहिए? 4 चाहिए ना। तो एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। वेरी नाइस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू व्हाट? 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा भी 4 पाई आर। राइट। 4 पर्टिकुलर क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। 3 या 2 या 1 या 10 क्यों नहीं? ठीक है, क्योंकि किसी भी स्फीयर को कवर करने के लिए 4 रिंग काफ़ी है। तो शक्तिमान ने हमें ये सिखाया। उसी तरीके से अगर फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर की बात करूं तो वो कितना होगा?
फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होगा? 0। इसका कारण बता सकते हो क्यों 0? पहला कारण है ही नहीं। पर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने आपको इससे पहले जब मैं सिलेंडर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जिसके सहारे कोई भी सॉलिड शेप खड़ा रहता है उसको फ्लैट सरफेस एरिया कहा जाता है। जिसके सहारे सॉलिड शेप खड़ा रहता है उसको फ्लैट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे स्फीयर किसके सहारे खड़ा है? एक पॉइंट के सहारे। ये कितनी जगह रोक रहा है? एक पॉइंट के जितनी। और पॉइंट का एरिया क्या होता है? 0। इसी चीज को बोला जाता है पॉइंट कांटेक्ट। क्या कहा जाता है? पॉइंट कांटेक्ट। जब आप साइकिल चलाते हो तब साइकिल के पहिए और रास्ते के बीच में कौन सा कांटेक्ट है पता है? लाइन कांटेक्ट। कौन सा कांटेक्ट है? लाइन कांटेक्ट है। अब समझ में आ रहा है कुछ कुछ? अच्छा, पॉइंट कांटेक्ट में ज्यादा फ्रिक्शन लगता है या लाइन कांटेक्ट में? और कम फ्रिक्शन किस में लगता है? तो इसीलिए फिजेट स्पिनर में बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बॉल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट होता है, इसी वजह से वो लंबे वक्त तक घूमता है। आप लोगों ने बैटमैन तो मूवी देखी होगी, तो एक बैटमैन मूवी में बैट व्हीकल जो है, बैट मोबिल जो है, हाँ, उसके पहिए सर्कुलर ना हो के स्फीयर है। देखिए वो। तो अब पता चला बैटमैन ने ऐसा क्यों किया होगा। तेज चल सके और उसके अलावा मोबिलिटी भी ज़्यादा होती है। अगर आप पहिया हो, आपने कभी ऐसे देखा है कि बाइक तेज़ी से चला रहे हो और हाथ छोड़ देते हो तो बाइक सीधी सीधी चलती है, स्टीयरिंग कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पर अगर मान लो कि सर्कुलर की जगह पे स्फीयर हो तो आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो ज़्यादा मोबिलिटी कौन देगा? स्फीयर। तो अगर फ्यूचर में आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाओ तब आप कोशिश करना कि आप जो गाड़ी बनाओ उसके पहिए सर्कुलर ना हो के स्फेरिकल हो। उसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है उसको सॉल्व कर देना। तो फ्यूचर में मैं ऐसी कोई एम्बुलेंस में जाऊंगा अस्पताल जो आपने बनाई हुई हो, और क्या आपके बनाने की वजह से ही जा रहा हूं, वैसे भी हो सकता है। चलो इसका टसा कितना हो जाएगा? 4 pi r square. टसा ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू फसा प्लस कसा, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर हम बात करें, 4 pi r square. वेरी नाइस, इसको याद ही रखना पड़ेगा। पर इसका एक ट्रिक ऐसा भी है कि 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर अपॉन 3। क्या? 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर अपॉन 3। 4 पाई आर स्क्वायर तो आपको पता ही है कहाँ से आया, और आर अपॉन 3 इसको कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सही है? इसके अलावा कुछ डाउट है तो बताओ। लेटरल क्योंकि इसमें कोई खड़ी दीवार है ही नहीं। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, आपको बताना है वो ट्रू है या फॉल्स। स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया सरकमफरेंस के बराबर है सर्कल के। ट्रू। वाह, पकड़ लिया। सर ऐसे सीधी दूरी रखो, हाँ। सर्कल पे रखो तो सेम ही होगा उधर। वेरी नाइस। अगर मान लो इसको खड़ी दीवारें मैं बना दूं पूरी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? सरकमफरेंस। तो ये काफ़ी, पर वो किसी काम का नहीं है, आपके सिलेबस का नहीं है, तो ना भी आए तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, लिख लो। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं कर दूँगी। नहीं, फिर भी इच्छा हो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, तुमने शक्तिमान देखा है क्या? कहाँ शक्तिमान देखा है? अरे क्या बहुत अच्छा प्रोग्राम था शक्तिमान। रेड कलर के कपड़े। हाँ, स्टार वाला। मैंने भी एक
एक नहीं, पर तुम अभी देखोगे ना तो तुम्हें बोरिंग ही लगेगा। तुम अभी देखोगे तो बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि वो उस टाइम के हिसाब से सही था, अभी के टाइम के हिसाब से सही नहीं है। पर वो डंक मारने वाली मक्खी नहीं है। गई कहाँ पे तो आई है। आराम से आराम से आराम से। जिंदा है, जिंदा है या गई? जिंदा है। माँ की आवी गई 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 गई। पहली बार मक्खी को काला पानी की सजा दी। हाँ, ये तुमने वो एक चीज देखी है, कॉकरोच भी इंसेक्ट है, और ये वो बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है। पर कॉकरोच को मारो तो आपको प्राउड फील होता है, और पतंगे को मारो तो गिल्ट फील होता है। दोनों ही इंसेक्ट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान को सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो खूबसूरत है या नहीं। दुनियादारी इसी को कहते हैं। तो अगर आप खूबसूरत है, लड़के हो या लड़की, आपके लिए दुनिया में काम आसान रहेगा, और अगर बदसूरत हो तो तकलीफ, हालांकि आपके हाथ में नहीं है। शक्तिमान को देख ही लो, अच्छी है। अरे वो बाल उड़ रहा है। तो वो ऑन है ना? ओके। इसमें कोई बाकी पुराने फॉर्मूला में मन? हाँ, चलिए हेमिस्फीयर की शुरुआत करें। अगर हेमिस्फीयर को ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम लोगों को फिर से दो सरफेस देखने को मिलेगी, एक है फ्लैट और एक है कर्व्ड। अगर हेमिस्फीयर की, अच्छा इससे रिलेटेड एक सवाल मैं अक्सर आपको बताता ही हूँ कि इसको हेमिस्फीयर क्यों बोलते हैं, सेमीस्फीयर क्यों नहीं बोलते? सेमी बोलना है तो स्फीयर नहीं बोलते। एक्चुअली सेमी वर्ड जो है SEMI और दूसरा वर्ड है हेमी। ये सेमी वर्ड जो है वो हमेशा 2D शेप्स के लिए इस्तेमाल होता है।
हाँ, सेमी पेपर, ठीक है। और हेमी जो है वो ज़्यादातर 3D सॉलिड्स के लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी सॉलिड्स, ठीक है। हाँ सॉरी, शेप्स, शेप्स। तो हेमी किसके लिए इस्तेमाल होगा? 3D। तो अगर मैं आपको बीच से काट दूँ तो आप सेमी ह्यूमन बनेंगे या हेमी ह्यूमन बनेंगे? हेमी ह्यूमन बनेंगे, ठीक है। बोतल को आधी काट दो तो वो सेमी बोतल होगी या हेमी बोतल होगी? वेरी नाइस। कागज़ को बीच से फाड़ दे तो सेमी पेज, और किताब को बीच से फाड़े तो हेमी बुक। क्लियर? तो सेमी 2D के लिए, हेमी 3D के लिए। अभी हेमिस्फीयर मतलब क्या? आधा स्फीयर। तो स्फीयर को देखो तो दो सरफेसेस तुम लोगों को दिख रही है, फ्लैट और कर्व्ड। तो इसका फ्लैट सरफेस एरिया कितना होगा, बता सकते हो 2 क्या? pi r square. फ्लैट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सोच के बताओ। 3 pi r square. फ्लैट पूछ रहा हूँ, सिर्फ तो वैसा का फंसा, सिर्फ पायर स्क्वायर ना, सिर्फ पायर स्क्वायर ना। ये मैंने दो टुकड़े किए हैं पर दोनों नहीं गिनने हैं, एक ही गिनना है। हाँ, ये तो मैंने दो टुकड़े करके दिखाए। तो फ्लैट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। चलो नेक्स्ट हम जाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। 2 pi r square. वेरी नाइस। अगर पूरे शक्तिमान का 4 है तो आधे शक्तिमान का 2, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। टसा कितना होगा? 3 pi r square. हाँ, हेमिस्फीयर यानी कि फसा प्लस कसा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई स्क्वायर। सही जा रहा हूँ? अभी लसा ऐसा थोड़ी हो ही नहीं सकता, लसा इसमें हो नहीं सकता। चलो फसा कसा टसा, अभी वॉल्यूम की बात करें। 2/3 pi r हाँ, cube. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हाँ, right now. स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी Cube. पाई आर क्यूब। हाँ या ना? 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सही जा रहा हूँ? लिख लो। थोड़ी देर podcast लगाएंगे। ये एक पर है? हाँ, तुम लोग हो कैमरा कॉन्शियस? अगर जैसे कि अभी मैं पॉज कर दूंगा ना तो तुम लोग रिलैक्स से बात करोगे, पर अगर ऑन रहेगा तो तुम लोग थोड़ा कॉन्शियस रहते हो, जबकि तुम तो दिख भी नहीं रहे हो, तो क्यों कैमरा कॉन्शियस हो? हमारे घर पे सुनते हैं. अगर सुनते सच में तो मेरे वो व्यू नहीं आते। 4-5 व्यू कोई नहीं सुनता, कोई देखता भी नहीं, मुश्किल से 10-12 लोग देखते हैं और वो भी भगा भगा के देखते हैं। पूरे डिटेल में शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो पूरा देखता होगा, और अगर स्टूडेंट देख रहा है तो वो तो उसको ऐसे फील होता है कि वो क्लास में बैठा है। तो हाँ, शुरू ही है वो। तो कैमरा कॉन्शियस मत रहो, जैसे नॉर्मल हो वैसे ही रहो। हाँ, कैमरे, क्योंकि आपकी फ्यूचर जनरेशन ऐसी है कि क्या पता किसी को फ्यूचर में इसी को एज अ प्रोफेशन लेना पड़े। हाँ, तो क्या अभी से थोड़ा रिलैक्स रहो, ऐसा कुछ है नहीं। शुरुआत में मैं भी काफ़ी कॉन्शियस हो जाता था, ऐसे दिमाग में कंटिन्यूसली ऐसे रहता है कि गलती नहीं होनी चाहिए वीडियो में। क्या नहीं होनी चाहिए? गलती नहीं होनी चाहिए। लाखों लोग देख रहे हैं, बाद में 6 महीने तक 3-3 4-4 व्यू आए ना, तब डर ही चला गया। अरे कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। जाने दो, जैसे जा रहा है जाने दो।
ये मेरा चौथा साल है यूट्यूब का, चौथा। 2020 में मैंने शुरू किया था शायद। हाँ, मतलब नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी इस साल है। इससे पहले मैं क्या करता था कि ट्यूशन के टाइम रिकॉर्डिंग नहीं करता था, ट्यूशन के बाद अगर वक्त मिले तो वो करता था। और ज़िंदगी बहुत बिजी होती है, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप टीचर हो, तो अलग से वक्त कैसे निकालोगे। तो उस टाइम पे मेरे 3-4 महीने में एक वीडियो वैसे होता था। पर अभी मैंने क्या कर दिया, जो भी है लगा दो, करो, जो जा रहा है वो जाने दो। लोगों को पसंद, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि लोगों को यही चीज़ पसंद आएगी और लोगों को वो चीज़ ज़रा भी पसंद नहीं आती। और हम अगर ये सोचे कि ये तो किसी को पसंद ही नहीं आएगा, ये तो फालतू चीज़ है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आती है। हाँ, कुछ वीडियो में सोचता हूँ ना, इस पे तो वो छप्पर फाड़ के व्यू आएंगे, वो 10 भी क्रॉस नहीं कर पाते। और कुछ मैंने ऐसे ही डाल देता हूँ ऐसे, उस पे 600-800 आ जाते। तो हाँ, हाँ, वो उस पे कुछ आया नहीं, डर टक 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 ऐसा कुछ था। चलो, इसमें कोई बाकी हो, नेक्स्ट गेस कर सकते हो। पिरामिड। प्रिज्म, पहले प्रिज्म बाद में पिरामिड। जाना है, जाओ। बाय बेटा। इसकी बस फिगर बनाना, इसमें ज़्यादा कुछ वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। नहीं, कभी भी नहीं। तुम थक जाते हो माही लिख लिख के? हाँ, कभी कभी फैट बुक्स है ज्यादा। हाँ, सोशल की साइंस की मुझे सब एक साथ लिखना पड़े तो मैं थक जाता हूँ, पर अगर रोज का काम रोज चले तो प्रॉब्लम नहीं होता। मैं बिल्कुल नहीं करता सर, सच में? लिखता ही नहीं हूँ। तो ऐसा एक वो मैंने बच्चे वाला मीम देखा था, मैं कुछ भी नहीं करता है, ऐसे वो कुछ बोलता है, अच्छा डायलॉग। चलो, थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आप लोगों को प्रिज्म्स के बारे में। अच्छा, प्रिज्म्स की मेन डेफिनेशन ये है कि टॉप और बॉटम का सेम शेप एंड सेम साइज हो, टॉप और बॉटम कॉन्ग्रेंट हो, ऐसे सॉलिड शेप्स को हम प्रिज्म कहते हैं। तो इस पहले को देखो, नीचे वाला जो बेस है उसका शेप क्या है? ट्रायंगल। और ऊपर वाला क्या है? और इन दोनों के नाप भी कैसे हैं? सेम है। तो ऐसे दो नाप वाली चीज़ों को, सॉलिड को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म।
तो इस प्रिज्म का नाम गेस कर सकते हो? ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर प्रिज्म। अच्छा, इसमें भी अगर डिटेलिंग में जाओ तो इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म आ सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म आ सकता है, स्केलिन ट्रायंगुलर प्रिज्म आ सकता है, ऑब्ट्यूस इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म आ सकता है, राइट एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिज्म आ सकता है, एक्यूट ट्रायंगुलर प्रिज्म आ सकता है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को देखो तो इसमें कितनी फ्लैट सरफेस है? तीन ही फ्लैट है? नहीं नहीं, 5 है, 5 है। 5 फ्लैट सरफेसेस है ना। और एक ध्यान दो कि 2 ट्रायंगुलर फेसेस ट्रायंगल शेप के है, जबकि बाकी 3 जो है वो रेक्टेंगल शेप के हैं। तो यहाँ पे 5 फ्लैट सरफेस हैं, जिसमें से 3 जो है वो रेक्टेंगुलर है और 2 जो है वो ट्रायंगुलर है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस प्रिज्म को हम कहेंगे स्क्वायर प्रिज्म। अच्छा, ज़्यादा टेक्निकल जाना हो तो इसको क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म भी कह सकते हैं। प्रिज्म। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे बताओ कि इस कैटेगरी में कितने किस्म के प्रिज्म हो सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल पूरा परिवार पकड़ लो। पैरेललोग्राम प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म, रोम्बस प्रिज्म, डायमंड प्रिज्म, काइट प्रिज्म, ट्रेपेजियम प्रिज्म, वो हाँ वही रेगुलर इरेगुलर, बाद में साइक्लिक तो हो नहीं सकता। साइक्लिक तो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो साइक्लिक हो जाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है? तो क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म समझ में आ गया। अभी एक चीज़ ध्यान दो, इस फिगर को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड ही है, और क्यूबॉइड जो है वो क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म ही है। हाँ, समझ में आया? ये क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म का बेटा ही क्यूबॉइड है। अब समझ में आ गया? वो नहीं है, वो है। ठीक है। अभी ये कौन सा प्रिज्म होगा? पेंटागोनल प्रिज्म। हाँ, पेंटागोनल प्रिज्म। इसमें भी 2 कैटेगरी डाल सकते हो, रेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म एंड इरेगुलर पेंटागोनल प्रिज्म। जैसे कि हम जानते हैं रेगुलर में साइड इक्वल होती है, इरेगुलर में साइड इक्वल नहीं होती। अच्छा, अगर इसका मुझे वॉल्यूम निकालना हो मिश्री, तो कैसे निकाल सकता हूँ? क्योंकि मैंने इसका भी नहीं बताया आपको। हाइट का और बेस, हाइट और बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अगर इसमें तुम्हें बेस का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बेस इनटू हाइट। बेस इंटू हाइट, मतलब ये बेस और ये हाइट। अगर तुम इसका एरिया निकाल लेते हो और उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? वेरी नाइस। सेम चीज़ इसमें भी कर सकते हो, पर तुम बोलोगे सर पेंटागोनल का एरिया निकालना हमें नहीं आता। तो याद करिए हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला में कुछ ऐसा था, आपको वो वाले प्रॉब्लम आपके सिलेबस में से काट दिए, पर उसमें क्या करते थे पता है? आरडी शर्मा में है ये सर। तुमने किया हुआ है, हाँ सर, किया हुआ है। राइट? हाँ, ये एरिया 1, ये एरिया 2 और एरिया 3, 3 बार हेरन्स फार्मूला लगा के इसको ऐड करते थे। और बाद में अगर इसकी हाइट दी हुई है, मल्टीप्लाई कर दो, आपको पेंटागोनल प्रिज्म का वॉल्यूम मिल जाएगा, बिना सीखे हुए। क्लियर है? सही जा रहे हैं? उसी तरीके से हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, इसी चीज़ को सेम चीज़, बेस का एरिया निकालो, हाइट से मल्टीप्लाई करो, किसी भी सॉलिड शेप का वॉल्यूम निकाल लो। तो ये कौन सी चीज़ हो गई? प्रिज्म। अभी दूसरे छोर पे दूसरे भाई साहब हैं हमारे पास, पिरामिड्स। गेस कर सकते हो क्या फर्क है प्रिज्म और पिरामिड में? पिरामिड ट्रायंगल होता है। प्रिज्म ऊपर नीचे सेम होता है, काइंड ऑफ ऊपर नीचे, मतलब बेस और वो जो हाँ, क्या होता है, हाइट। टॉप या वर्टेक्स। हाँ, वो सेम होता है।
किस में? प्रिज्म प्रिज्म में बॉटम और टॉप सेम होता है, जबकि पिरामिड में बॉटम कोई सा भी हो, टॉप पॉइंट ही होता है, वर्टेक्स ही होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगुलर प्रिज्म से शुरुआत करूं, तो ये मेरा कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। मुझे पता नहीं है तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं, पर 3D में दिख रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल पिरामिड बनाता हूँ, जितना इमेजिन हो पाए करना। हो पा रहा है इमेजिन? सर तो ये जो ट्रायंगल वाला है हाँ वो 3 साइड वाला होगा हाँ और ये जो 4 साइड वाला हाँ, अभी भी उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं बस आपके सामने बना रहा हूँ। अभी उसी तरीके से अगर मैं पेंटागोनल पिरामिड बनाने के बारे में सोचूं, तो ये इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? मुश्किल है, राइट? तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ये क्वाड्रिलेटरल पिरामिड और ये पेंटागोनल पिरामिड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिरामिड्स, मैंने लिख ही दिया, नाम नहीं लिख रहा हूँ। अभी पिरामिड्स पे फोकस करो, ट्रायंगुलर पिरामिड के ऊपर, और मुझे ये बताओ कि इसमें कितने फ्लैट सरफेस हैं? 4 है। देखो, एक बॉटम ट्रायंगुलर, और यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल, ये दूसरा ट्रायंगल और ये तीसरा ट्रायंगल। तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स हैं। कितना है? 4 ट्रायंगल्स, जिसमें से एक ट्रायंगल अलग है, बाकी के 3 ट्रायंगल सेम है। ठीक है, इसकी बात करो, इसमें कितने फ्लैट सरफेस हैं? 6 इसमें 5 है 5 है। नीचे वाला एक स्क्वायर, और बाकी ऊपर वाले 1 2, पीछे वाला 3, लेफ्ट साइड वाला 4। तो 4 ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल यानी कि स्क्वायर है। स्क्वायर है। इमेजिन कर पा रहे हो तो ठीक है, ना हो पा रहे हो तो भी फिक्र मत करो, सिलेबस में नहीं है। इसकी बात करो, पेंटागोनल में कितने फेसेस हैं? 6। नीचे कौन सा है? पेंटागन। और ऊपर कितने ट्रायंगल हैं? 5। अच्छा, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि पिरामिड्स के अंदर नीचे जो बेस हो उतने ट्रायंगल्स होते हैं, जब नीचे जो इतने हो उतने यहाँ पे रेक्टेंगल्स होते हैं। यहाँ पे देखो, ट्रायंगल था तो 3 रेक्टेंगल्स, क्वाड्रगोन था तो 4 रेक्टेंगल्स, पेंटागन था तो 5 था, पर यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह पे यहाँ पे ट्रायंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। एक चीज छूट रही है, गैस कर सकते हो क्या? नहीं। ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, सर्कुलर प्रिज्म, सिलिंड्रिकल प्रिज्म। वेरी नाइस। पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तो ये क्या है? सर्कुलर प्रिज्म, और सर्कुलर प्रिज्म ही वेरी नाइस। पर पिताजी कौन है इन दोनों में से? सर्कुलर प्रिज्म पिताजी है, और उनके बेटा जी का नाम सिलेंडर है। हालांकि दोनों सेम ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, पर आपको पता होना चाहिए, राइट? ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिलेंडर, जिसका नाम क्या है? सर्कुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर पिरामिड, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो इसको, लिख सकते हैं, हाँ। पर कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज वो होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, जिनको जानकारी होती है वो कंफ्यूज नहीं होते। अगर नहीं पता होता तो तुम कंफ्यूज हो जाते। अब तुम मुझे बताओ कि ट्रायंगुलर पिरामिड, क्वाड्रिलेटरल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, सर्कुलर पिरामिड,
वेरी नाइस। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सर्कुलर पिरामिड या फिर कोन, सर्कुलर सिलेंडर या फिर सॉरी सर्कुलर प्रिज्म या फिर सिलेंडर। अब सही है। इसके अलावा एक चीज छूट रही है, आपकी इजाजत हो तो मैं करूँ, नहीं तो रहने दो। वो चीज है फ्रस्टम। क्या है? फ्रस्टम। अभी फ्रस्टम ना कोन को काटने के बाद फ्रस्टम बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको काट दूं खच्च करके, हाँ सिलेबस में से निकल गया है, तो ये ना कुछ ऐसे बनेगा, ग्लास के जैसा। हाँ, और ये ऊपर वाला सही है। तो अगर सिलेंडर को मैं बीच से काट दूं तो आप देखोगे कि ऊपर एक छोटा, सॉरी सिलेंडर कहाँ, कोन को अगर मैं बीचों बीच से काट दूं तो आप देखोगे ऊपर एक छोटा कोन बन रहा है और नीचे एक शेप बन रहा है। ये जो शेप है ना, उसी को हम कहते हैं फ्रस्टम। क्या कहा जाता है? और ये जो है वो सर्कुलर फ्रस्टम है। हाँ, अगर ये सर्कुलर फ्रस्टम है तो क्या रेक्टेंगुलर फ्रस्टम भी आता है? पेंटागोनल फ्रस्टम भी आता है? हेक्सागोनल ट्रायंगुलर फ्रस्टम भी आता है? अगर इसमें से मैं बना के दिखाऊं तो देखो, ये पेंटागोनल फ्रस्टम यानी कि नीचे बड़ा पेंटागन और ऊपर छोटा पेंटागन, और बाद में इन दोनों को जोड़ दोगे तो बनता है हमारा क्या? कौन सा? वेरी नाइस। तो ये है हमारा पेंटागोनल फ्रस्टम। समझ में आ रहा है? पेंटागोनल फ्रस्टम के ऊपर का भाग क्या होगा? जैसे कि सर्कुलर फ्रस्टम का ऊपर का भाग क्या है? कोन। उसी तरीके से पेंटागोनल फ्रस्टम का ऊपर का भाग क्या होगा? पेंटागोनल क्या? वेरी नाइस। पेंटागोनल फ्रस्टम के ऊपर का भाग क्या होगा? पेंटागोनल पिरामिड। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन लेने की या लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, पर समझ लिया है तो अच्छा है। इसके अलावा कोई डाउट है तो बताओ। ये सारी फिगर बना पाओगे? नहीं बोल दे, नहीं बन पाएगी? ठीक है, तो डाउट है तो बताओ, नहीं तो देखो पूरा इंट्रोडक्शन कवर हो गया, पूरे का पूरा। जाने दूंगा तुम लोगों को। कल का मैं सोच रहा हूँ कि सबके लिए कॉमन प्रॉब्लम्स कुछ ले लो। हाँ, नॉर्मल जो शुरुआत के बेसिक प्रॉब्लम्स है ना, वो वाले चलेगा? कोई डाउट नहीं है? जा सकते हैं। जय श्री राम। मतलब हाँ, वो ट्रायंगुलर नहीं है, वो ये वाले सर्कुलर है, चेक करो। वो सर्कुलर है, ट्रायंगुलर पिरामिड नहीं है। अरे सर्कुलर कहाँ, वो स्क्वायर पिरामिड है। वो क्यों बनाया? क्या पता, उनके वास्तु के हिसाब से वही फिट बैठ रहा होगा। उनको लाशें वो ईस्ट फेसिंग रखनी होगी, ऐसा नहीं है ना? डाउट? नहीं। ठीक है, बाय बेटा।